उद्धव ठाकरे के करीबी और पूर्व मंत्री आखिरकार पुलिस की चपेट में आ ही गए और अनिल परब सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीएमसी अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब सहित 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की और इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसे पुलिस ने कंफर्म किया। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने बीएमसी अधिकारियों की पिटाई की, जिन्होंने पिछले सप्ताह बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में अवैध शाखा कार्यालय को ध्वस्त कर दिया था। अनिल परब के साथ आए शिव सैनिकों ने दावा किया कि ढांचे को गिराने से पहले इसे कार्यालय से हटाने के बार अनुरोध के बावजूद स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ ढांचा ढहा दिया गया था। उग्र कार्यकर्ता बांद्रा पूर्व स्थित बीएमसी वार्ड कार्यालय में घुस गए। हमले का एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें परब और अन्य कार्यकर्ता संबंधित अधिकारियों को उनके हवाले करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। जब अधिकारी आए तो यूबीटी कर्मचारियों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। परब ने कहा कि बांद्रा वार्ड कार्यालय के अधिकारी क्षेत्र के कई अवैध संरचनाएं हैं। अगर प्रशासन को वे ढांचे नजर नहीं आए तो मैं उनका कॉलर पकड़ कर दिखाऊंगा। उन्होंने मांग की है कि बांद्रा में कई 3 से 4 मंजिला अवैध संरचनाएं हैं जो बीएमसी अधिकारियों को रिश्वत देने के बाद बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में ये संरचनाएं बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। परब ने पूछा कि अगर एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने उस शाखा पर कार्रवाई का निर्देश कैसे दिया जहां दीवारों पर बाला साहेब और शिवाजी की तस्वीरें लगी हुई थी। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के लाखों समर्थक हैं। अगर कोई उनकी तस्वीरों पर हथौड़ा मारता है तो कड़ी प्रतिक्रिया सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कांग्रेस के निशाने पर है। पार्टी के नेता अजय माकन ने एक बार फिर केजरीवाल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी धोखेबाज है और ऐसा करने में उसे महारत हासिल है। उन्होंने सौरभ भारद्वाज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चला रही है, लेकिन मोहब्बत की दुकान खुदकुशी करके नहीं चलाई जा सकती। यदि कोई चाहता है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाला खुदकुशी कर ले तो तब दुकान बंद हो जाएगी। यदि आप दुकान बंद करके इसे चलाना चाहते हैं तो संभव नहीं होगा। अजय माकन ने कहा कि यदि कोई चाहता है कि कांग्रेस पार्टी खुदकुशी करके अपनी मोहब्बत की दुकान बंद कर ले तो वो मोहब्बत कैसे बांटेगी। यदि कांग्रेस ही नहीं रहेगी तो मोहब्बत की दुकान ही नहीं रहेगी, फिर मोहब्बत कहाँ रहेगी। इसके पहले माकन ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि विपक्ष की एकता पर दिल्ली के सीएम का बयान भाजपा के साथ राजनीतिक सौदेबाजी के लिए सोच समझकर उठाया गया कदम है। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से दिक्कत क्या है, माकन ने कहा कि कांग्रेस को क्या दिक्कत है ये पूछे जाने से पहले तो आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाना चाहिए कि क्या वो मित्रता भी करना चाहती है या नहीं। आम आदमी पार्टी एक ओर तो केंद्र के अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस का समर्थन मांग रही है, दूसरी ओर केजरीवाल राजस्थान में जाकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मजाक उड़ाते हैं। यही नहीं, जिस दिन विपक्षी दलों की बैठक थी उस तारीख को भी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बयान देते हैं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल किसी भी सूरत में समझौता चाहते हैं। अजय माकन ने कहा कि असल में केजरीवाल जेल जाने से बचना चाहते हैं। वह तो भाजपा के आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। वह विपक्षी दलों की बैठक में इसलिए शामिल होते हैं ताकि विपक्षी एकता को खंडित किया जा सके। कोई पहली बार नहीं है। केजरीवाल पहले भी हर बार भाजपा के साथ खड़े नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एक ओर तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, दूसरी ओर केजरीवाल समझौता करने की बातें करते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद माकन ने यह जरूर कहा कि पार्टी इस मामले पर जो भी फैसला लेगी वो उनको मंजूर होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली और पंजाब कांग्रेस की इकाइयां इतना दबाव बना पाएंगी कि आला कमान इनकी बात को सुनेगा, माकन ने कहा कि ये केवल दिल्ली और पंजाब की बात नहीं, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक समेत उन तमाम जगहों पर जहां से आम आदमी पार्टी ने भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उन सब जगहों से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। इन सभी जगहों के कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। इसकी उत्पत्ति कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए हुई है। सवाल ये है कि कांग्रेस को खत्म करके विपक्ष को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरह से खेल अभी कर रहे हैं, ठीक ऐसा ही खेल लोकपाल को लेकर उन्होंने 2013 में किया था। तब केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से पहली बार सरकार बनाई थी और सरकार बनते ही लोकपाल को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया।
कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगाकर अपनी सरकार गिरा दी और पूरी फौज के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए। अब अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और अध्यादेश को लेकर उनका सियासी ड्रामा भी जारी है। केजरीवाल की कोशिश शायद ये है कि इसी अध्यादेश के बहाने वे अपनी सरकार गिरा दें और चुनावी मैदान में कूद जाएं। इससे उन्हें ये लगता है कि सारे घपले घोटालों के दाग भी मिट जाएंगे और उनका कद बड़ा होकर उभरेगा। यही वजह है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, आम आदमी पार्टी के नेता अध्यादेश के मसले पर वर्तमान में जो कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने साल 2013 के दिल्ली चुनावों के बाद भी ऐसा ही किया था। उस समय मैं दिल्ली की विधानसभा में कांग्रेस का नेता था। उन्होंने कहा कि 2013 में दिल्ली में सरकार बनाने और लोकपाल बिल पारित करने के लिए आपने हमसे समर्थन मांगा था। उस समय हमने दिल्ली की भलाई के लिए ये जानते हुए भी उनका समर्थन किया था कि वो हमारे नेताओं का उपहास करेंगे। हारून यूसुफ का कहना है कि इसके बाद भी लोकपाल बिल का क्या हुआ और उन्होंने कांग्रेस के सहयोग का क्या सिला दिया, ये सभी जानते हैं। उन्होंने लोकपाल बिल पारित किए बिना और अन्य वादे पूरे किए बिना 49 दिन के भीतर सरकार को गिरा दिया। अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता वही नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे नेताओं का उपहास और अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस का समर्थन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? यही काम 10 साल पहले भी आपने कांग्रेस के साथ किया था। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसे लोकतंत्र की जीत बताया था। साथ ही शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद बीजेपी पर सियासी हमला बोलते हुए जश्न भी मनाया गया था। लेकिन अदालत का फैसला आने के 8 दिन बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लागू कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तभी से आम आदमी पार्टी के नेता अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अध्यादेश संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते बांटते अरविंद केजरीवाल खुद बेईमानी पर उतर आए और सारे नियमों और कानूनों को किनारे लगाकर 52 करोड़ खर्च कर अपने लिए आलीशान महल बनवा लिया। केजरीवाल ने ये सारा खेल मरम्मत के नाम पर किया। बिना इजाजत पुराने बंगले को तोड़ डाला, आसपास के कई भवनों को हटाया, कई पेड़ कटवा डाले, 8-8 लाख रुपए के पर्दे टंगवा दिए, विदेशी टाइल्स मंगवाई। मतलब कि जितना कर सकते थे वह सब कोरोना काल में चुपके कर डाला। केजरीवाल अपने इसी खेल में ऐसे फंसे हैं कि लेने के देने पड़ सकते हैं। एलजी की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगला मरम्मत मामले का स्पेशल कैग ऑडिट करने का आदेश दे दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केजरीवाल तो क्या पूरी आम आदमी पार्टी के तोते उड़ते दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने ये एक नई मुश्किल आ गई है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आरोप उन पर ही लग रहा है। इसके पहले शराब घोटाला की आंच में वे तप नहीं पाए क्योंकि विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया थे और इसी वजह से सिसोदिया जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है। यही वजह है कि जब से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने तब से अब तक एक शब्द भी अपने बंगले को लेकर लग रहे आरोपों पर नहीं कहा। शुरुआती हवाबाजी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी खामोश बैठ गई और बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक हमलावर है। बीजेपी ने तो बंगले का मॉडल बनाकर पूरी दिल्ली में सबको दिखाया और उसके साथ सेल्फी लेने का सेल्फी विद शीश महल नाम से अभियान भी चलाया। अब अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च का सीएजी ऑडिट होगा। एलजी की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सीएजी ऑडिट कराने का फैसला हुआ है। इससे पहले सीएम केजरीवाल के आवास पर हुए खर्च को लेकर स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। सीएम आवास में लगे कुल पर्दों पर कुल 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। रिपोर्ट में बताया गया था कि कुल 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। दिल्ली बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा था। सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगवाया गया था। इस डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई गई थी। सीएम के बंगले पर रेनोवेशन में 52 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच जारी झगड़े को शांत करने के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कोई कदम उठाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विपक्षी एकता की मुहिम में अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गए। नीतीश कुमार आगे नहीं आने की वजह से केजरीवाल को लेकर आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बयान है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल को किसी ने गंभीरता से ही नहीं लिया। उनका रवैया तानाशाहों जैसा है।
विपक्षी एकता की अगली बैठक शिमला में होनी है और ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस है। यही वजह है कि इस संबंध में कांग्रेस ने सोमवार को एक बैठक भी की। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की मजबूत पैरवी के चलते गठबंधन तो आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी को शामिल किया जाएगा। इसकी संभावनाएं रणनीतिक तौर पर फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। शुरुआती दौर की बातचीत और सियासी संभावनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का इस गठबंधन में साथ छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनावों में अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर नतीजे देख लिए, इसलिए राहुल अब इस चुनाव में नए सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव में जाने की मजबूत योजना बना रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी इस गठबंधन के लिए चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की सीटों को नई साझेदारी के तहत रखने की रणनीति बना रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों के साथ साझेदारी में कम सीटों पर भी लड़ सकती है। सूत्रों का कहना है कि पटना में हुई बैठक के बाद आगे की पूरी रणनीति को बनाने के लिए चर्चाएं की गई। इस बैठक के दौरान पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने यूपीए का नाम बदलकर पीडीए किए जाने पर भी चर्चा की। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है यूपीए का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क है कि कांग्रेस की पुरानी सरकारें अपने सियासी गठबंधन में यूपीए के नाम से ही पहचान बनाई हैं। उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। गठबंधन की मजबूत गांठ लगने से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से जब अध्यादेश के लिए सभी दलों को अपने पक्ष में खड़े रहने की बात शुरू की गई, तो कांग्रेस में इस पर बैठक में भी आम आदमी पार्टी का खुलकर साथ नहीं दिया। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से खुलकर बैठक के बाद से आपस में विरोध होना शुरू हो गया। तेवर तो ममता बनर्जी भी दिखा रही हैं और इस बात के पक्के संकेत हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस सीपीएम के साथ बंगाल में कोई गठबंधन नहीं करेंगी। अब ममता बनर्जी बंगाल में ही गठबंधन नहीं करेंगी तो भी उनके साथ होने न होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी की शुरुआत से पैरवी करने वाली ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले में समझौता करा पाएंगे या वे भी असफल होंगे। सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर उठ रहा है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को इस गठबंधन में आखिर कैसे शामिल कराएंगे। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के साथ में गठबंधन को लेकर न सिर्फ चर्चा कर रहे थे बल्कि उनको अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चल रही तकरार में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी ने जैसे ही 2024 की बिसात पर समान नागरिक संहिता, पसमानदा, मुस्लिम और 3 तलाक के मोहरे चले, वोट बैंक के सौदागरों में खलबली मच गई। कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक की टेंशन बढ़ गई। पीएम मोदी ने कहा, जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, जो भी इसकी वकालत करते हैं, वो वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 तलाक से केवल बेटियों पर अन्याय नहीं होता, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। उन्होंने पूछा कि अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग होता तो कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में इसको बंद कर दिया गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के मुस्लिम भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काकर उनका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। साथ ही सवाल किया कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम मोदी ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है और इसलिए इनकी अगर कोई गारंटी है तो वो है घोटालों की गारंटी। पीएम मोदी के बयानों से नाराज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी ये बताइए कि आप हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश के हर साल 3064 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड हिंदू फैमिली को ही
सिर्फ टैक्स क्यों दिया जा रहा है? क्या ये संविधान के राइट ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ नहीं? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू में जन्म जन्म का साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात है। भारत के मुसलमान को टारगेट करना मकसद है। AIMIM के चीफ ने कहा कि आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अगर पसमानदा मुसलमान का शोषण हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? पसमानदा मुसलमान का वोट मांगने से पहले आपके कार्यकर्ता को घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए कि आपके प्रवक्ता और विधायक ने हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी की थी। ओवैसी ने PM पर हमला जारी रखते हुए कहा कि पाकिस्तान का हवाला देते हुए मोदी जी ने कहा कि वहां 3 तलाक पर रोक है। मोदी जी, पाकिस्तान के कानून से इतनी प्रेरणा क्यों मिल रही है? आपने तो यहां 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया, लेकिन क्या उसका जमीनी स्तर पर कुछ फर्क पड़ा? बल्कि महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया। हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि कानून से समाज सुधार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। PM मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी एकता के लिए पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस बैठक में जितने दल शामिल थे उन सब ने मिलकर कुल अब तक 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है। मतलब कि मोदी हटाओ घोटाला बचाओ, यही इन पार्टियों का मकसद दिखा। यही वजह है कि PM मोदी ने उन सबको दया का पात्र बताते हुए तीखे हमले किए। उन्होंने भ्रष्टाचारियों का मिलाप बताते हुए कहा कि ये 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी दे सकते हैं। PM मोदी ने कहा कि भाजपा के घोर विरोधी दलों में 2014 और 2019 से ज्यादा छटपटाहट है। PM ने कहा कि जिन लोगों को पहले लोग अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे, आज उनके सामने साष्टांग होते हैं। उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को एक बार फिर वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है और इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। मोदी ने कहा कि आजकल बार बार एक शब्द आता है, गारंटी। ये लोग गारंटी हैं भ्रष्टाचार की, ये गारंटी हैं लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। पिछले दिनों पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बैठक का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले इनका साथ में फोटो लेने का कार्यक्रम हुआ था। उस फोटो में जो लोग हैं उन सब का मिलकर टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी हैं। PM मोदी ने कांग्रेस, NCP, RJD, TMC जैसे दलों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गिनवाते हुए कहा कि कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ का है। 1,86,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला। हेलीकॉप्टर से सबमरीन तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो कांग्रेस के घोटाले का शिकार न हुआ हो। दूसरा देखिए, RJD, हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। RJD के घोटालों की इतनी लंबी सूची है कि अदालतें भी थक गईं, एक के बाद एक सजा घोषित कर रही हैं। DMK पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है। TMC पर भी 23,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। रोज वैली घोटाला, शारदा घोटाला, को तस्करी घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी नहीं भूल सकते। NCP की बात करूं तो उस पर करीब 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन नहीं होता। PM मोदी ने कहा, अब देश को तय करना है कि क्या घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन जारी रखने का ऐलान करते हुए PM मोदी ने कहा कि अगर उनकी घोटालों की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा, जिसने देश को लूटा, उसका हिसाब होकर रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं, तब जाकर ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन से बचने का ही तो है। लालू प्रसाद यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि पटना से अच्छी जगह क्या हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कई लोग जमानत पर चल रहे हैं जो घोटालों के आरोपी हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे लोग उन लोगों से जाकर मिल रहे हैं जो सजा काट रहे हैं या जेल से अनुभव लेकर आए हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि आपको गांधी परिवार के बेटा बेटी का विकास करना हो तो कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटा का भला करना हो तो समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। आप अगर लालू परिवार के बेटे बेटियों का भला करना चाहते हैं तो आरजेडी को वोट दे दीजिए। आपको शरद पवार की बेटी का भला करना हो तो एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दे दीजिए। आपको करुणानिधि के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दे दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते पोती का, अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो वोट भाजपा को दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों पर लाए गए अध्यादेश को लेकर अब जब अरविंद केजरीवाल का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया, उसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच सास बहू सीरियल की तरह झगड़े हो रहे हैं। हर दिन इधर के दो और उधर के दो नेता सामने आते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। केजरीवाल कांग्रेस के ऊपर लगातार समर्थन के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि वे टस से मस होने को तैयार नहीं। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी केजरीवाल की इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया और एक तरह से विपक्षी एकता की मुहिम से केजरीवाल का पत्ता साफ हो गया। अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस नेता अजय माकन पर करारा पलटवार किया। इसके पहले अजय माकन ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के डर से विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं। अजय माकन ने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी से समझौता करना आत्महत्या करने जैसा है। इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए प्रियंका कक्कड़ ने ट्वीट किया और कहा कि अजय माकन जी, आप शायद कांग्रेस नेताओं के बयान भूल गए हैं, चलिए याद दिलवा देते हैं। 31 मई 2023 को संदीप दीक्षित जी ने कहा कि वो दिल्ली के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश के साथ खड़े हैं, वह संसद में बीजेपी का साथ देंगे। 23 मई 2023 को अजय माकन जी ने दिल्ली अध्यादेश के साथ खड़े होने की बात की और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी भला बुरा कहा। कांग्रेस नेताओं के केजरीवाल जी के खिलाफ अनेकों बयान हैं। दूसरा, आपने आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने पर आपत्ति जताई। पिछले 30 साल से कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाई? क्या इसका दोष भी केजरीवाल जी को देंगे? आसाम, नागालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, फिर क्यों वहां कांग्रेस हार गई? मतलब ये कि आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों का ये खेल लंबा चलेगा और लगता नहीं कि इसका कोई हल निकलेगा। केजरीवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ने जाएंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।